गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो व्लॉग रहने वाला है वो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। एक मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं कि मैं चलते हुए कैसा फील कर रहा हूँ। फ़िलहाल जस्ट उठा हूँ, पैरों में स्टिफनेस है और अभी 3 दिन हो गए एक्सरसाइज नहीं करी है। अभी सीढ़ी उतरते वक्त क्या हो रहा है, जैसे मेरा जो इंजर्ड लेग है इसको मैं नीचे रखता हूँ और मैं ये करता हूँ तो इधर पावर नहीं आ रही है, यहाँ से झटके से जाता है ये जो पॉइंट है। इसके बाद ये झटके से ये वाला देखो इजीली जाता है ये, और ये वाला होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो मतलब अभी स्ट्रेंथ की बहुत कमी है, बहुत ज़्यादा। ये देखो ये, और आप अगर ऐसे चल रहे हैं तो मुझे लगता है आपको ग्रिल पकड़ के चलना चाहिए फिलहाल, ताकि पैर में स्ट्रेस ना आए। आपके दोनों पैरों में स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरा लेफ्ट लेग ज़्यादा स्ट्रेस में फील कर रहा है, उसमें एंकल में पेन होने लग रहा है अभी, और नीज में भी। तो मेरे लेफ्ट लेग में पेन होने लग रहा है, क्योंकि जब मैं चल रहा हूँ ये कम चीज़ें, ये झटका, ये झटका, ये झटका। अभी वॉक करने में कोई इशू है नहीं, नॉर्मल वॉक हो रही है, बट हाँ सीढ़ियाँ जब चढ़ रहा हूँ उतर रहा हूँ तो काफ़ी इशू आ रहे हैं। मॉर्निंग में जब भी आप उठते हैं तो आपको स्टिफनेस फील होती होगी। आज मुझे अप्रॉक्स 115 दिन हो चुके हैं सर्जरी कराए हुए, बट स्टिल जब मैं उठ रहा हूँ मॉर्निंग तो वो स्टिफनेस है। और जब मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, जैसे हर रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ तो ज़्यादा बेहतरीन फील होता है, बट अभी कुछ इशू फेस होते हैं। एक चीज़ तो मस्ट है, एक्सरसाइज नहीं करोगे पैर जाम, रिकवरी फिर से ज़ीरो हो जाएगी। तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने पैर को स्ट्रेंथ देना चाहते हैं। मैं ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपसे। जिस दिन एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ उस दिन पैरों में एसिडिटी हो जा रही है, और जिस दिन एक्सरसाइज करता हूँ उस दिन थोड़ा रिलीफ रहता है। मोशन मतलब रेंज ऑफ मोशन पैर का बहुत बेहतरीन होता है। अपने बारे में बताऊँ तो मैं जब भीड़ भड़के में जाता हूँ तो मैं ब्रेसेस पहनता हूँ, आई मीन नी सपोर्टर पहनता हूँ। जब मैं कोई खाली प्लेस पे जाता हूँ जो मेरी नोन है तो वहाँ मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि लोगों का पता नहीं कि कब आपको टक्कर मार देंगे। और एक चीज़ जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि जब आपको इंजरी होती है तो प्लीज़ आप हरी ना करें, मतलब जल्दबाजी में सर्जरी ना कराएं। क्योंकि मेरे पास बहुत से बंदों का कॉल आया जिनके साथ मैंने अपना नंबर शेयर किया है या इंस्टाग्राम पे, वो लोग बहुत जल्दीबाजी में ऑपरेशन करा रहे हैं। टियर 1 टियर 2 इंजरी में भी वो लोग ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं। अब मुझे ये पता नहीं कि डॉक्टर कितने जेन्युइन है या क्या है, बट आप एक से कंसल्ट करते हैं तो एक से कंसल्ट मत कीजिए। 1 2 3 डॉक्टर्स से आप पूछिए उनके बारे में, अपने बारे में, अपना एक्सपीरियंस कि आपको 2-3 डॉक्टर्स से कंसल्ट कीजिए अपने पैर के बारे में, फिर जाके एक वाइज डिसीजन लीजिए। क्योंकि अगर आप चले जाएंगे रैंडमली तो इशू हो सकता है। और डॉक्टर का मुझे एक चीज़ कॉन्सेप्ट अभी भी समझ में नहीं आया, वो ये कि टियर 1 में ऑपरेशन कैसे बोल सकता है कोई। दिस इज समथिंग अनोइंग फॉर मी। स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर सफदरजन क्यों यार? क्योंकि एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स में से एक है आजकल। अभी जो आपकी जितनी भी जॉइंट्स की लिगामेंट सर्जरीज होती हैं, शोल्डर जॉइंट्स होता है, लेग के जितने भी जॉइंट्स होते हैं सबके लिए, तो इसीलिए। और जो एक मेन क्वेश्चन जो और पूछा जा रहा है वो ये है कि फाइबर या फिर स्क्रू, बायो स्क्रू। मैं दोनों के खिलाफ नहीं हूँ यार, मतलब आप किसी के लिए भी जा सकते हैं, आपके पास अच्छे पैसे हैं तो आप फाइबर के लिए जाइए, डॉक्टर से फिर से कंसल्ट कीजिए कि सक्सेस रेट क्या है या फिर इन्फेक्शन के क्या चांसेस हैं अगर हम फाइबर के लिए जाते हैं। बायो स्क्रू के बारे में मैंने पढ़ा तो ये टाइम लेता है, फाइबर टेप आपका रिज़ल्ट जल्दी देता है, बायो स्क्रू उतना जल्दी नहीं दे पाता है। तो और रिकवरी में ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं आपके जब आप बायो स्क्रू के लिए जाते हैं। और इन्फेक्शन
कम, मतलब जो इन्फेक्शन रेट है वो बहुत ही मिनिमम है। तो इस वजह से मैंने बायो स्क्रू के लिए गया, और डॉक्टर्स एक साथ बहुत सारे ऑपरेशन करते हैं वहाँ पे, तो वो चीज़ कंसीडर की मैंने कि एक दिन में अगर आप 15-20 ऑपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए, आप अच्छे एक्सपीरियंस हैं उस चीज़ को करने के लिए। अभी मैं घर जाता हूँ वॉक ख़त्म करके, उसके बाद कुछ टॉप क्वेश्चंस हैं जो मैंने मार्क किए हुए हैं, जो आप लोगों ने पूछे हुए थे। ऑल्दो मैं उनका रिप्लाई कर चुका हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूँ ताकि सब तक बात पहुँचे। और प्लीज़ आप लोग ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिएगा अपने ऑपरेशन के लिए। आराम से टाइम लो सोचो, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि आपके 3-4 दिन में ही आपकी हड्डी घिस जाएगी या स्टार्ट कर देगी घिसने की। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है हड्डी घिसने का। अगर आपको ACL इंजरी हुई है और चलने में इशू है तो थोड़ा सा कॉशियस होके चलिए, थोड़ा टाइम लीजिए अपना चलने में शांति से। तो आप एक बोलते हैं जल्दी वर्ड से आपको नफ़रत हो जानी चाहिए कि जल्दी करो। मैं भी यही किया हुआ, कोई मेरे को जल्दी बोलता है तो मैं बोलता हूँ भाई नफ़रत है, मतलब चलने वलने के काम को लेके नहीं बोल रहा हूँ। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, शादी ऐसा लड्डू है जो खाए वो पछताए। तो ये ACL, और जो ना खाए वही पछताए। तो ये ACL जो सर्जरी कराते हैं वो भी सेम ही है। अगर आप सर्जरी कराते हैं, पछताएंगे नहीं, मतलब आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, और जब आप सर्जरी नहीं कराएंगे तब भी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो दोनों केसेस में आपको स्ट्रगल करना है। बट जो पहला वाला स्ट्रगल है ना सर्जरी का, उसके साइड इफ़ेक्ट आपको कुछ सालों के बाद दिखने लग जाएंगे। बट अगर आप सर्जरी करा के स्ट्रगल करते हैं तो उसका बेनिफिट दिखेगा आपको। जब आपकी सर्जरी हो जाती है तो आपका जो इंजर्ड लेग है वो आपका बेबी लेग है। तो बेबी लेग को जैसे हम लोग एक बच्चे को ट्रीट करते हैं, वैसे ही आपको इस पैर को ट्रीट करना है। धीरे धीरे स्ट्रेंथ देनी है ताकि वो जो ठीक लेग है उसके ऐसा हो पाए। बट एक चीज़ फिर से मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि एक्सरसाइज छोड़ा तो समझ लो पैर 0 पे पहुँचने के चांसेस हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि मैं 2-3 दिन एक्सरसाइज नहीं करता हूँ तो ये स्टिफनेस दोबारा आने लगती है, ठीक है, स्ट्रेंथ कम लगती है एज़ कम्पेयर टू 1-2 दिन पहले जैसी थी। आप लोग अगर घर पे हैं और आपके पास टाइम है तो आप 3 से 4 बार एक्सरसाइज कीजिए घर पे। माइल थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, बट रेगुलर रहिए अपनी एक्सरसाइज को लेके। वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा आपकी रिकवरी में। सीढ़ी चढ़ते वक्त उतना इशू नहीं आ रहा है। वैसे ये पैर रखा मैंने अभी, ये तो वो हल्का सा पेन होता है कभी कभी। अब मैं सो के उठाऊँ तो ज़्यादा हो रहा है, और जब मैं एक्सरसाइज करके आता हूँ तो मैं इजीली चढ़ जाता हूँ सीढ़ियाँ। इनिशियली जब आप सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट करें तो ग्रिल को पकड़ के आराम से, ज़्यादा बिना जल्दीबाजी किए हुए चल सकते हैं धीरे धीरे। और पूरा स्ट्रेंथ फील कीजिए जब आप ऊपर चल रहे हैं। तो कुछ ऐसे कमेंट जो मुझे खुद मोटिवेट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है उनको पढ़ के। जैसे दुष्यंत हैं कोई, उन्होंने लिखा हुआ है, भाई आपकी लगन को प्रणाम है, भगवान आपको खुश रखे। ये चीज़ मोटिवेट करती है, और थैंक यू फॉर सच ए ग्रेट वर्ड्स। एक और है रोहित ने लिखा है, सॉ योर जर्नी काफ़ी हेल्पफुल। माई सिचुएशन वॉज सिमिलर टू योर्स, ACL प्लस मेनिस्कस हेयरलाइन फ्रैक्चर वाइल सर्जरी। हाँ, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। मतलब आपको ACL इंजरी भी होती है, मेनिस्कस इंजरी भी होती है, और प्लस आपका फ्रैक्चर भी होता है हेयरलाइन। तो पहले डॉक्टर बोलते हैं कि जो हेयरलाइन फ्रैक्चर है इसको आप ठीक कीजिए, उसके बाद ही आपकी सर्जरी इनिशिएट की जाएगी या फिर सर्जरी होगी। तो रोहित, आई कैन कनेक्ट विद यू। मैं आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ जो आप बोलना चाह रहे हैं कि 3 मंथ्स के बाद आपकी सर्जरी हुई है। नाउ 30 days डाउन, बेंडिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। एग्जैक्टली यार, बेंडिंग जो है डिफिकल्ट पार्ट है, बट एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो आपको पैर को सीधा करना। जैसे आपका जो नॉन इंजर्ड लेग है वो जैसा सीधा होता है ना, एक आर्क बनाता है, वो आर्क आपको बनाने की कोशिश करनी है अपने इंजर्ड लेग के साथ,
कीप इन माइंड कि आपको बैंडिंग करनी है, बट पैर सीधा भी करना है. नाउ दैट आई सॉ योर रिकवरी गॉट मोटिवेशन टू हील फास्टर. थैंक यू सो मच. तो काफ़ी लोग हाइपर एक्सटेंशन के बारे में भी पूछ रहे हैं. हाइपर एक्सटेंशन होना इम्पॉर्टेंट है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, पैर सीधा करना. तो उसके लिए कुछ नहीं, आपको अपने पैर को जितनी देर तक हवा में ऐसे होल्ड कर सकते हैं कीजिए मैक्सिमम टाइम तक, और थोड़ा सा पैरों को स्ट्रेच कीजिए, जिससे कि थोड़ा सा होगा. मेरा हाइपर एक्सटेंशन हल्का फुल्का होना स्टार्ट हो गया है फिलहाल, जो मैं देख पा रहा हूँ. एक है हमारे ट्रेंड शूज़ करके, न्यू ट्रेंड शूज़, उन्होंने बोला है कि सर्जरी के बाद सिगरेट पी सकते हैं ब्रो. इसका मैं शायद रिप्लाई पहले भी कर चुका हूँ. सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, सब लोग कहते ही हैं. सिगरेट कॉजेस कैंसर एंड ऑल. तो मेरी ऐसी राय है कि आप सिगरेट मत पीजिए. अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, आप सर्जरी के लिए जाइए, ठीक है, आपकी सर्जरी होगी. सर्जरी होने के बाद जो ड्यूरेशन आपको लगेगा जिस पे आप बेड पे पड़े रहेंगे, उस टाइम पे आपको सिगरेट क्या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है. देख लेना, और आपको तब फील हो जाएगा कि आप सिगरेट छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप बेड से उठ नहीं पाएंगे यार. मैं मतलब चलता रहने वाला बंदा था, मैं रुकता नहीं था, मैं कुछ ना कुछ करना, घूमना फिरना सब कुछ. बट जब से ये सर्जरी हुई उसके बाद मैं बैठ गया, और मैं अपने आप को फील करता था यार भगवान ये नमक ना दिखाए किसी को. तो वो लोग यार जो ड्राइव करते हैं स्कूटी या बाइक, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा कॉशियस होकर कीजिए, क्योंकि मेरा भी एक्सीडेंट हुआ, और मेरा एक्सीडेंट मेरे घर के पास ही हुआ है मेरी लापरवाही के कारण. क्योंकि मैं घड़ी देख रहा था अपनी, स्पीड ब्रेकर आ गया और एक हाथ से स्कूटी पकड़ी हुई थी. स्कूटी उछली, हैंडल इस तरफ गया, राइट साइड आया. जब मैं गिरा तो मेरा पैर पहले नीचे आया, और स्कूटी और पैर का वेट, स्कूटी और मेरी बॉडी का वेट पैर पे आया, और बैक ट्विस्ट पीछे की तरफ, और लिगामेंट कड़क. तो एक छोटी सी गलती आपको लाइफ भर झेलनी पड़ सकती है. सोना आदित्य हैं कोई, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है. वो बोल रही हैं सर आपने कौन सी मेथड चूज करी थी ACL सर्जरी? मेथड ACL सर्जरी के लिए अगर आप SIC जाते हैं, सब सर्जन जाते हैं, तो वो बायोस्क्रू ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन रेट कम है, और जहाँ तक मैं लोगों से बात कर पाया उधर पे वो अच्छे खासे रिकवर भी हुए हैं. एक जो मैं पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये कि जब आप रिकवरी स्टेज पे होते हैं तो आप इंजर्ड लेग को थोड़ा देखते हैं कि भाई इस पे वेट ना पड़े ज़्यादा या उबड़ खाबड़ ना आए, तो आप जाने अनजाने में अपने जो नॉन इंजर्ड लेग है उस पर ज़्यादा भार डालते हैं. तो सेम चीज़ मेरे साथ हो रही है. मेरा जो इंजर्ड लेग है उसको मैं ज़्यादा सपोर्ट करने के चक्कर में अपने जो नॉन इंजर्ड लेग है उस पर ज़्यादा भार डाल रहा हूँ, और इसकी वजह से मेरे इसमें ही पेन होने लगा है. तो वो चीज़ डिपेंड करती है आपके वेट पे भी. तो वो लोग जिनका वेट ज़्यादा है उनके नीज पे तो पहले से ही इफेक्ट पड़ ही रहा है, और जब इंजरी हो गई और सर्जरी हो गई उसके बाद ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है. तो कोशिश कीजिए अपना वेट मेंटेन करने का. जब आप बेड पे होते हैं सर्जरी के बाद, तो आपको अपना खाना, अपने डाइट पे बहुत ध्यान रखना है. मैंने 5 से 6 kg गेन किया था, ऑल्दो अब मैं फिर से 78 पे आ चुका हूँ. बट आप ऐसा मत करना. वेट ज़्यादा गेन करना आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आप चलेंगे आपके दूसरे लेग पे भार पड़ेगा और फिर सिस्टम है. अक्षय शर्मा ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भैया आपको कितना टाइम लगा रिकवर होने में? दोस्त अभी मैं रिकवर नहीं हुआ हूँ, अभी रिकवरी चली रही है मेरी. पूरा स्ट्रेंथ नहीं आया है. रिकवरी कंप्लीट तब होगी जब मेरा इंजर्ड लेग और जो मेरा ठीक लेग है दोनों बराबर काम करें. जैसे मेरा लेफ्ट लेग काम कर रहा है वैसा मेरा राइट लेग काम कर रहा है, तब तो गुड है यार. बहुत से लोग कहते हैं कि भैया अपना नंबर देना, बात करनी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, क्योंकि मैं अगर यूट्यूब पे नंबर डालूंगा तो इशू हो सकता है, मतलब काफ़ी कॉल आएंगे. और एग्जैक्टली मेरे पास ना थोड़ा टाइम का अभाव है, इसी वजह से मैं एक ही टाइम में एक्सरसाइज कर पा रहा हूँ. तो आपको मैं फ़ोन नंबर नहीं दे सकता हूँ, बट ये कर सकते हैं कि आप मुझे इंस्टा पे रीच आउट कीजिए, और मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर करूँगा वहाँ पे. जो भी आपकी क्वेरी उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा. तो मेरी इंस्टा ID मैं शेयर कर दूँगा
और एक्चुअली मैंने शेयर की हुई है, आप अगर मेरी प्रोफाइल पे देखेंगे यूट्यूब पे तो आपको मेरी इंस्टा आईडी दिखेगी। मेरी नी में स्वेलिंग यार एज सच स्वेलिंग नहीं है, हल्का फुल्का सा मोटा लगता है ये पैर, बट उसको स्वेलिंग नहीं कहेंगे, अभी स्वेलिंग कोई नहीं है। स्वेलिंग जो मेरी हो रही है एंकल में हो रही है। अब मेरी नी तो खराब है ही, मतलब इंजर्ड है, सर्जरी हुई है, वो खराब है ही, बट मेरे एंकल में भी इशू है, मुझे पता है। जो मैं लिम्प कर रहा हूँ ना, मैं लंगड़ा के जो चल रहा हूँ वो इस वजह से नहीं चल रहा कि मेरा नी मुझे सपोर्ट नहीं कर पा रहा, मैं इस वजह से चल रहा हूँ क्योंकि मेरे एंकल में इशू है। रोहित राजपूत कहते हैं कि आपने अपना पैर मोड़ना कब शुरू किया? दोस्त, मोड़ना का थोड़ा सा एक सीन खराब हो गया था क्योंकि जब मैं वहाँ पे था तो मुझे ध्यान में है, वहाँ जो फिजियोथेरेपिस्ट आया एक यंग लड़का था, तो उसने मुझे कहा कि आप पैर मोड़ने के ऊपर नहीं बताया उसने मुझे कुछ, तो मैं 14 दिन तक मैंने पैर मोड़ा नहीं, मैंने सीधा रखा। बट मैं फिर उसके 14 दिन के बाद जब मैं अपने टाँके स्टिचेस कटाने के लिए गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने कहा कि आपने पैर मोड़ना स्टार्ट क्यों नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने 15 दिन के बाद अपना पैर मोड़ना स्टार्ट किया, और मोड़ते मोड़ते विदिन 7 days लगा लो, 7 दिन ही हुए थे, तो मैंने 90 डिग्री से ज़्यादा मोड़ दिया था, तो मोड़ने में कोई इशू नहीं है। बट एक क्वेश्चन और था लोगों का कि ये लूज भी हो जाती है क्या? तो यार अभी तक ऐसा कोई केस आया नहीं, क्योंकि जब मैं सफदरजंग जाता हूँ तो जितने लोग मिलते हैं ना मुझे, मैं सबसे उनका एक्सपीरियंस पूछता हूँ जिनको मेरे से ज़्यादा डेज हो गए हैं कि आपका कैसा है क्या है, तो सब लोग कहते हैं बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया मुझे उधर से। मोहित ने क्वेश्चन पूछा है कि सर्जरी कब हुई और 140 डिग्री कितने मतलब पूरा बैंड कब तक हुआ है? तो मैं आपको बता दूं अभी मेरा पूरा बैंड होता नहीं है, मेरा 1 इंच बचता है। और जब कोई पैर फोल्ड कर रहा है तो उसको पेन हो रहा है, बिल्कुल सही। आप अगर अपने पैर को फोल्ड करेंगे ऐसे, मतलब पहले आपका इतना होगा धीरे से, फिर और कोशिश करेंगे इतना इतना, और हर एक पॉइंट पे आपको पेन होना लाजमी है। मुझे भी जब मेरा पैर सीधा था उसे मैंने हल्का सा मोड़ा, पेन होता था, होल्ड किया, फिर इतना होल्ड किया इतना होल्ड किया, आज मेरा पैर लगभग पूरा ही हो जा रहा है बैंड। तो यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग पेन पे मत जाइए, क्योंकि नो पेन नो गेन, इधर इस वाले टर्म में, जिम वाले टर्म में तो है ही, बट इधर पे भी यही चीज़ लागू होती है। होल्ड कीजिए, जहाँ पे आपको पेन हो रहा है वहाँ पे आप होल्ड कीजिए, उस पेन को आदत बना लो अपने, उतना पेन बेयर कर सकते हो, तो वहाँ पे जब होल्ड करोगे तो वो पेन चला जाएगा, थोड़ा सा और नीचे जाओ और नीचे जाओ और नीचे जाओ, कोशिश करके हो जाएगा। बट आपको ड्यूरेशन देखना है, टाइम ऑल ऑफ सडन नहीं करना है। जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि विद इन 40 days आपको 40 डिग्री तक जाइए, 40 days, फिर उसके बाद 80 डिग्री, 1 मंथ मतलब लीजिए अपना पैर फोल्ड करने में पूरा। बट फोल्ड करने के साथ हाइपर एक्सटेंशन, जो हम लोग पैर को सीधा करते हैं, ऐसे ही कर्व बनाता है आपका, वो भी होना जरूरी है। और आशीष, उनका ही क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस सर, आई हैड ACL and meniscus surgery, it's been 5 weeks, when can I put weight on operated leg according to you? 5 weeks यार, 1 महीने से ऊपर हो गया है, तो जस्ट टेक 45 और maybe 50 days, उसके बाद अपने पैर पे ज़्यादा वेट नहीं, पार्शियली वेट डालिए आराम से, एकदम से कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, धीरे धीरे ही होनी चाहिए। और ये सर्जरी के बाद आपको रिकवरी में टाइम लगेगा। एक दिमाग में बात बिठा लेना आप लोग कि अगर आप सर्जरी करवाने के लिए जा रहे हैं तो टाइम लगेगा। बायोस्क्रू फाइबर के लिए एक्सपेंसिव प्रोसेस है थोड़ा सा, बट रिकवरी ज़्यादा अच्छी बताते हैं। बट मैंने फाइबर नहीं है, मेरा बायोस्क्रू है, तो बायोस्क्रू लगाने के बाद आपको टाइम लगता ही लगता है। जो आप मैं भी अपना एम लेके चलता हूँ साल भर का, धीरे धीरे सारे काम करूँगा, बट पैर को एक नॉर्मल पैर बनाने के लिए 1 साल अप्रॉक्स लेना है, क्योंकि यार पूरी मसल्स लूज है। अभी भी मैं जिम जा रहा हूँ, यहाँ पे काफ्स अच्छे दिख रहे हैं, थाइस की मसल्स दिख रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, बट इधर पे काफ्स इतने नजर नहीं आ रहे, थाइस की मसल्स तो ऐसे पूरा वीक ही हो रही है। राहुल का क्वेश्चन है कि वो SIC में दिखाना चाहते हैं सफदरजंग स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में, तो कैसे दिखाएं? तो ये तो 2 ऑप्शन है यार, आप ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं, दोनों तरीके से दिखाइए। अगर आप काफ़ी दूर से आ रहे हैं तो मैं प्रेफर करता हूँ कि ऑनलाइन, अगर आप आसपास रहते हैं तो ऑफलाइन जाइए, टिकट लीजिए, टोकन लीजिए, लाइन में लगिए, और विदिन आप अगर 7-8 बजे तक पहुँचेंगे, 7 बजे तक पहुँचिए, लाइन में लगिए, तो 12 बजे तक आप फ्री हो जाएंगे।
मतलब डॉक्टर से चेकअप वेकअप सब हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली आप ऐसा कर सकते हैं कि डॉक्टर आपको MRI के लिए बोलते हैं, बट जो MRI होनी चाहिए वो 15 दिन के पहले की होनी चाहिए। अगर आप प्लान कर रहे हैं जाने के लिए तो वो MRI होनी चाहिए आपके पास 15 दिन पहले, जिससे कि आपको वो लोग एंटरटेन कर लें। एल्स वो लोग बहुत सी बार बोलते हैं कि जाओ MRI करा के लाओ, फिर आप MRI कराने के जाएंगे, टाइम लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप MRI लेके जाएं अपने 10 से 15 दिन की MRI। स्वेलिंग कैसे जाएगी? सेम चीज़, स्वेलिंग जाने के लिए आपको बेड पे बैठना है, लेटते हुए अपने पैर को अपने चेस्ट लेवल से ऊपर रखना है। स्वेलिंग, रफू चक्कर। अगर आपने ये डिसीजन ले लिया है कि मुझे सर्जरी करवानी है और सर्जरी हो चुकी है, तो आपको अपना मोटिवेशन डाउन मत करो, अपना मोटिवेशन अप रखो। तो एक क्वेश्चन और है सूरज का। सूरज ने कहा है कि नी में पेन होता है, स्वेलिंग आती है, नींद से उठने के बाद ताकत कम और पैर शेक करता है। यार अभी थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है, ताकत कम लगती है कभी कभी सो के उठने के बाद जब नहीं जाता हूँ, बट नॉर्मल ताकत है अभी, उतनी मतलब जो ठीक लगे उतना एक्सटेंट तक नहीं गया है पैर अभी, बट धीरे धीरे जाएगा। और जैसे ही हो जाएगा ठीक तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ मेरा पैर अब पहले जैसा एक्ट करने लग रहा है। चलिए फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, कट एंड शॉर्ट करते हैं इसे। और अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है या ज़रा सी भी आपकी हेल्प हो रही तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शेयर को कीजिए जो थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। चलिए फिर वीडियो को यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में और आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय बाय।